हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सर हम अच्छे हैं। सर आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने पिछले लेक्चर को बहुत ध्यान से सुना होगा, समझा होगा और घुटनों की गहराई तक डेटा को पहुंचा दिया होगा। हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ चुका था। पिछले लेक्चर में हमने बहुत बेसिक सी सिंपल बातें की थी, ठीक है ना? राइट, पसंद ना आए तो पूरे पैसे वापस, ठीक है। और साथ में हमने कुछ बातें पढ़ ली थी, मेजरली किसकी? टाइप्स ऑफ डिलीवरी की। तो बताइए कितने तरह की डिलीवरी होती है सामान की, ठीक है ना? बॉल की नहीं, राइट, सामान की। तो हमने पढ़ा था, याद आ रहा होगा। एक तो एक्चुअल डिलीवरी, ठीक है, सामान आपके हाथ में दे दिया। दूसरा सिंबॉलिक डिलीवरी, आपने किसी चीज का सिंबल दे दिया। और तीसरा, हाँ भैया आपका सामान ले लिया मैंने, चिंटू बोल रहा हूं, ठीक है। साथ के साथ कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। तो तीन तरह की डिलीवरी चलती है हमारे यहां पर, राइट। वही हमने लॉ में सीखी है। आज का टॉपिक देखते हैं। आज का टॉपिक डिलीवरी के बारे में, सामान सामने वाले को पहुंचाने के बारे में क्या रूल्स बताए गए हैं। क्या रूल्स बताए गए हैं? सर रूल्स क्यों बनाए गए हैं? रूल्स मतलब कि जब सामान को ले जाने, ट्रांसफर करने, डिलीवर करने का कॉन्सेप्ट पता लगा तो बहुत सारे रूल थे। जैसे कि हम आपस में पूछते भी हैं, भैया मैं घर पे नहीं हूं। हाँ अमेजॉन भैया मैं घर पे नहीं हूं, है ना, कितने बजे आओगे? तो ये लिखना पड़ेगा ना, एक अमेजॉन वाला डिलीवरी लेके कितने बजे आ सकता है, ठीक है। रात को 2 बजे तो नहीं आ जाएगा, समझ में आई ना बात, राइट। किस जगह पे मुझे सामान डिलीवर करेगा, ठीक है भैया, वो एड्रेस वेड्रेस तो बता देते यार, आपने ऑर्डर दे दिया भैया, कैसी बात कर रहे हो, ठीक है। तो आपने किसी लोकल शॉप पे ऑर्डर दिया तो किस जगह पे वो डिलीवर करेगा, इन बातों को जानना जरूरी है, राइट। डिलीवरी के लिए कौन बोलेगा, ठीक है, मैं बोलूंगा, आप बोलोगे, सेलर बोलेगा, बायर बोलेगा, कौन? हु है कि नहीं बात? ऐसी बहुत सारी बातें सामने आई कि भाई डिलीवरी से रिलेटेड फिर हमारे कानून बनाने वाले को लगा कि यार डिलीवरी से रिलेटेड पहले से कुछ बातें बता देते हैं ताकि बाद में लड़ाई झगड़ा ना हो कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना। सामान मंगाया आपने 10, है ना, क्वांटिटी में 5 लेके आया है, तो बाकी का कैसे करना है, ठीक है। वो गुड्स को मिक्स कर लाया, आपने मंगाया कुछ और वो ले आया कुछ और, है कि नहीं बात, राइट। तो कैसे करना है? तो भाई इस तरीके से कुछ रूल्स बनाए गए जो हमें आज कवर करने हैं। तो भाई और बहनों बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज के रूल। 10 सबसे पहला सीक्वेंस में है सेक्शंस, छोटे छोटे, ठीक है। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो देखो क्या लिखा है पहले सेक्शन में। सेक्शन 32 आपकी स्क्रीन पर अमिताभ बच्चन की तरह ये रहा है। देखिए क्या लिखा है पहले सेक्शन में, पेमेंट एंड डिलीवरी टू बी कॉन्करेंट, है कि नहीं बात? यानी पेमेंट और डिलीवरी बिल्कुल कॉन्करेंट कंडीशन में होनी चाहिए, यानी कि बायर एंड सेलर, ठीक है, दोनों ही एकदम तैयार हो सामान देने के लिए और पैसे देने के लिए, ठीक है। तो देखो ये लिखा है, अनलेस अदरवाइज एग्रीड, डिलीवरी ऑफ द गुड्स एंड पेमेंट ऑफ द प्राइस आर कॉन्करेंट। कॉन्करेंट मतलब बिल्कुल हैंड टू हैंड कंडीशन मानी जाती है। दैट इज टू से सेलर मस्ट बी रेडी, है ना, टू गिव द पोजीशन। सेलर बिल्कुल तैयार है, भाई सामान की पोजीशन ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। एंड द बायर मस्ट बी रेडी एंड विलिंग टू पे द प्राइस, राइट। बायर भी सामान लेने के लिए रेडी है और पैसा देने के लिए भी वो एकदम रेडी है। इसे हम बोलते हैं पेमेंट एंड डिलीवरी टू बी कॉन्करेंट। दोनों बंदे एकदम रेडी, बिल्कुल रेडी है, भाई मैं बेचने के लिए तैयार हूं और मैं खरीदने के लिए तैयार हूं। तो फिर है ना, इंतजार किस बात का है? किस बात का इंतजार है, ठीक है। अगली बात देखो, अगर सामान डिलीवर हो गया, सेक्शन 33, सामान डिलीवर हो गया तो इस डिलीवरी का इफेक्ट क्या होता है? डिलीवरी का इफेक्ट, सामान पहुंचाने का असर क्या होगा, ठीक है ना। तो जब सामने बोला भाई सामान पहुंचाने का असर ये होता है, डिलीवरी मस्ट हैव द इफेक्ट, असर ये होगा कि बायर या फिर उसके एजेंट के पास आप क्या पहुंचा चुके हो? पोजीशन पहुंचा चुके हो। पुटिंग पोजीशन, अगर मुद्दे के वर्ड है तो ये 2 है, ठीक है ना। पुटिंग द गुड्स इनटू बायर ऑथराइज्ड एजेंट पोजीशन, पोजीशन समझ गए ना, राइट। सामान को देखने का, रखने का, इस्तेमाल करने का अधिकार, पोजीशन, मेरे पास सामान मौजूद है,
तो डिलीवरी का मतलब होता है सामान पहुंचा दिया। मैंने बात, राइट। पैसे की कोई बातचीत नहीं, यहाँ पे पैसे कभी भी दे, जैसे कैश ऑन डिलीवरी, ठीक है, वर्ड सुना है ना, और आप मंगाते भी हो। कैश ऑन डिलीवरी यानी कि मैं पैसा जब दूंगा जब सामान डिलीवर हो जाएगा, तो पेमेंट है ना, आप बाद में दे दो डिलीवर होने के बाद। या फिर हम प्री पेमेंट डिलीवरी कर देते हैं, मैंने तो भैया अमेजोन पे फ्लिपकार्ट पे पेमेंट कर दी, डिलीवरी आ जाएगी 10 दिन में। तो हमें डिलीवरी से मतलब है पैसा आज दूं बाद में दूं, कैश ऑन डिलीवरी दूं, है ना, ये कोई मैटर नहीं करता, कभी भी दे दो। अगला देखो क्या लिखा है, बहुत ही मजेदार बात, पार्ट डिलीवरी है कि नहीं बात। पार्ट डिलीवरी मतलब सामान आपने मंगाया, ठीक है, एक साथ, राइट। आपने कहा पूरा ड्रेसअप होके जाऊंगा, ड्रेसअप पार्टी है, ड्रेसअप होके जाऊंगा। आपने क्या किया, टाई भी मंगा ली, ठीक है, वेस्ट कोट भी मंगा लिया, राइट, ट्राउजर भी मंगा ली, शर्ट भी मंगा ली, सब कुछ, पूरे जूते वगैरह सब कुछ एकदम परफेक्ट, पूरा ड्रेसिंग सेंस आपने अपना डिसाइड किया और ऑर्डर कर दिया। ऑर्डर वाले को बोला भाई ये ले एड्रेस, यहां पहुंचा देना। उसने क्या किया, सुन लो ध्यान से, उसने क्या किया, आधा सामान पहुंचाया। जैसे कि उसने ट्राउजर शर्ट पहुंचा दी, टाई और कोट या जैकेट नहीं पहुंचाई। तो जज साहब ने कहा भाई ये पता क्या है, पार्ट डिलीवरी। क्या है ये, पार्ट डिलीवरी। अब आप बताओ ले लोगे क्या आधा सामान, आप ले लोगे क्या, ले लोगे नहीं लोगे भाई बहनों, क्या सामान ले लोगे सारा का सारा, ठीक है। आप कहोगे भैया मैं आधा नहीं ले रहा, ड्रेसिंग जो सेटअप है मेरा ड्रेस का वो पूरा होना चाहिए, आधा कुछ नहीं ले रहा, है कि नहीं बात। तो जज साहब ने यही बोला, अगर पार्ट डिलीवरी की है, ठीक है ना, और सामने वाला अगर पार्ट डिलीवरी को ले रहा है, आपने बोला कि भाई मैं ठीक है चल अभी दे जा कोई बात नहीं, बाकी कल दे जाइयो, तो इसका मतलब माना जाएगा पार्ट डिलीवरी ऑफ गुड्स टू द बायर इक्वल टू डिलीवरी ऑफ द होल। इसलिए भाई और बहनों ध्यान तो सुनो, इसलिए प्रैक्टिकल लाइफ में कभी भी सामान आधा एक्सेप्ट मत कर लेना, कानून सेलर के फेवर में चला जाएगा। वो बोलेगा भैया तुम्हारी गलती है, बायर तुम्हारी गलती है, तुमने जब सामान पूरा एक साथ मंगाया, पूरा एक पैकेज मंगाया है, ठीक है, तो हाफ सामान डिलीवरी हो रही है तो उसे एक्सेप्ट मत करो। और अगर आपने कर लिया एक्सेप्ट तो ये वाला लॉ लगेगा, पार्ट डिलीवरी वुड हैव द सेम इफेक्ट फॉर द पर्पस ऑफ द पासिंग द प्रॉपर्टी, समझ गए ना, ओनरशिप इन सच गुड्स एज डिलीवरी एज अ होल। यानी पार्ट डिलीवरी इक्वल टू 100% डिलीवरी माना जाएगा। तो बहुत डेंजर पॉइंट है, बहुत समझने वाला पॉइंट है। लेकिन सेलर जो है, राइट, और आप जो हो, दोनों ही इस बात को एग्री करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट में भी लिखते हैं कि अगर जो पार्ट डिलीवरी है वो सेपरेट डिलीवरी है, मैं जो कल टाई और कोट लेके आऊंगा वो सेपरेट लॉट मानेंगे, सेपरेट लॉट। यानी आपने 2 लॉट बना दिए पहली, ठीक है ना। लॉट 1 में आपने लिखा ट्राउजर शर्ट, लॉट 2 में आपने लिखा टाई कोट शूज। आपने ये 2 लॉट बना दिए। तो जज साहब ने बोला अगर बायर सेलर सामान के, चाहे वो एक सही सामान हो, पूरा पैकेज का सामान हो, उस पैकेज के सामान के 2 लॉट क्रिएट करता है, 2 लॉट क्रिएट करता है, एक अलग और एक अलग, तो दोनों लॉट की डिलीवरी को हम अलग मान लेंगे, पार्ट डिलीवरी जैसा ट्रीट नहीं करेंगे। बिल्कुल सिंपल सी बात। बट देखो ये बात लिखी है, ध्यान से पढ़ेंगे, डिलीवरी ऑफ द पार्ट ऑफ गुड्स विद इंटेंशन, तुम्हारी और सेलर की इंटेंशन क्या है, सेपरेटिंग इट फ्रॉम होल लॉट, कि भाई मैं आधी डिलीवरी को, आधे सामान की डिलीवरी को पूरे सामान की डिलीवरी मान लूंगा, ऐसी इंटेंशन नहीं है, ठीक है ना। डज नॉट अमाउंट टू डिलीवरी ऑफ द होल, तो हम उसे अलग अलग लॉट की डिलीवरी को 100%, है ना, एक लॉट अगर डिलीवर करोगे तो उसे 100% डिलीवरी नहीं मानेंगे। तो हम मानेंगे इस लॉट की डिलीवरी अलग चलेगी और इस लॉट की डिलीवरी अलग चलेगी। समझ में ना बात, राइट। तो दोनों पॉइंट समझ पा रहे हो ना, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट ये कहता है कि अगर पूरा एक लॉट है, पूरा एक ही लॉट है, उसमें आपको आधा सामान मिल रहा है और आधा आप एक्सेप्ट कर रहे हो, तो आधा एक्सेप्ट करना ही इक्वल टू फुल एक्सेप्टेंस होगी। हम ये मान लेंगे आपने पूरा सामान एक्सेप्ट कर लिया, अब बायर बाद में आपको दे ना दे, हम, है ना, झगड़े में नहीं पड़ेंगे, खुद ही संभाल लेना। अगली बात, लेकिन तुमने और सेलर ने दोनों ने ही ये कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया कि पूरा सामान हम 2 लॉट में बांटेंगे। तो जब पहला लॉट डिलीवर होगा तो हम उसे सेपरेट डिलीवरी मानेंगे सामान की, और दूसरा लॉट डिलीवर होगा तो उसे हम दूसरी डिलीवरी मानेंगे सेपरेट, ठीक है ना।
तो डिलीवरी ऑफ पार्ट ऑफ गुड्स विद इंटेंशन सेपरेटिंग फ्रॉम द होल लॉट, यानी कि हम इस इंटेंशन से कि वो होल लॉट नहीं माना जाएगा, डज नॉट अमाउंट टू डिलीवरी ऑफ द होल गुड्स, तो वो होल गुड्स की डिलीवरी नहीं कहलाया जाएगा। ठीक है, यानी आपको डिलीवरी दूसरी मिलेगी और आप केस भी कर सकते हैं। देखो अब पढ़ते हैं सर एग्जाम्पल क्या आया, बहुत ही मजेदार। सर्टेन गुड्स है ना, सर्टेन गुड्स कहां पे है, लाइंग एट द वॉर्फ, वॉर्फ समझते हो ना, समुद्र के किनारे पे जो डॉक होता है। ठीक है, गुड्स पड़े हैं लॉट में, सेलर ने इंस्ट्रक्ट किया, वहां के मैनेजर कह दो या इंचार्ज को कह दो, उसे बोलते हैं वॉर्फिंगर, टू डिलीवर देम टू द बायर हु हैड पेड फॉर देम। सेलर ने बोला भाई साहब ठीक है ना, आप क्या करो, बायर को सामान दे दो सारा, उसने मुझे पूरे पैसे दे दिए, उसे पूरा सामान दे दो आप। ठीक है, तो वहां का जो इंचार्ज था उसने कहा भैया सारा सामान ले जाओ, लेकिन बायर बड़ा मजेदार निकला। बायर ने क्या किया, एक्सेप्ट किया एंड टुक अवे द पार्ट। बायर ने एक्सेप्ट कर लिया सामान, लेकिन आधा ले गया, आधा वहीं छोड़ गया। तो कानून की नजरों में आधा सामान लेना, आधा सामान एक्सेप्ट करना क्या माना जाएगा, डिलीवरी ऑफ 100% गुड्स, डिलीवरी ऑफ होल। तो जैसा हमने ऊपर वाले पॉइंट में पढ़ा कि अगर आपने अपने पूरे ड्रेसअप पैकेज में आधा एक्सेप्ट कर लिया तो कानून की नजरों में माना जाएगा कि आपने पूरा एक्सेप्ट कर लिया, बात खत्म। वहीं समझ गए ना, सभी को समझ में आ गई बात। अब ये बताओ सामान को पहुंचाने की, सामान को पहुंचाने की, डिलीवरी करने की, है ना, एप्लीकेशन कौन देगा, अप्लाई कौन करेगा? क्या सेलर कॉल करेगा भैया सामान ले आऊं क्या, ठीक है, या बायर बोलेगा भैया इस दिन आ जाना, राइट? आपको लग रहा है सर प्रैक्टिकली तो दोनों में से कोई भी कर सकता है, सेलर भी कॉल करके पूछ सकता है कब आऊं ना। कानून की नजरों में लिखा है सामान की जरूरत किसे है, सामान की जरूरत है बायर को, ठीक है ना। तो जज साहब ने बोला बायर बोलेगा ये सामान किधर है, तभी फोटो लगाएंगे, ठीक है ना, माल किधर है बायर बोलेगा। तो याद रखना ये बात, जज साहब ने क्या बोला, कानून में क्या लिखा है, सेक्शन 35 ये बोलता है बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी, बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी, बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी, सेलर इज नॉट बाउंड टू डिलीवर द गुड्स। सेलर को सामान देने की, सामान पहुंचाने की जरूरत ही नहीं है, सेलर को सामान पहुंचाने की जरूरत ही नहीं है जब तक कि बायर अप्लाई ना कर दे, जब तक कि बायर अप्लाई ना कर दे, ठीक है ना। इन शॉर्ट कानून आपसे कहना चाहता है जो बायर है वही फोन करेगा, वही बोलेगा भैया है ना इस दिन डिलीवरी ले आना सामान की, और होता भी यही है राइट। आप और मैं ज्यादातर है ना साइट पे टाइम भी अगर डालते हैं या फोन पे भी अगर पूछते हैं तो यही बात कहते हैं कि भैया सैटरडे संडे आना, मैं मंडे से फ्राइडे ऑफिस जाता हूं, सैटरडे संडे घर में मिलूंगा, ठीक है, और इस टाइम मिलूंगा, तो संडे को आ जाना, सैटरडे को आ जाना, राइट। तो बायर ही तो अप्लाई कर रहा है, तो प्रैक्टिकली हम ये फॉलो करते हैं अनलेस अदरवाइज एग्रीड, जब तक कि आप खुद ना बोल दो भाई जब तेरे को आना आ जियो, मुझे बस एक फोन कर दियो, राइट। तो अनलेस कि हम इसका कॉन्ट्रेरी समझे, इससे विपरीत कॉन्ट्रैक्ट ना बनाए, तब तक जनरल लॉ यही कहता है बायर इज ओनली टू अप्लाई फॉर द डिलीवरी, है ना, समझा गया ना बात। अगली बात देखो, बात आती है जगह की, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। जगह, किस जगह, है ना, किस प्लेस पे, ठीक है ना, किस जगह आ गए हम, किस प्लेस पे सामान डिलीवर होगा। तो एक बहुत छोटा सा आसार के देखते हैं कि भाई सामान किस प्लेस पे डिलीवर किया जाता है, झट से आप समझ जाओगे, ये आपके लिए पहले से ही तैयार है बढ़िया तरीके से, ठीक है। अब बताओ, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे भाई और बहनों, ध्यान से देखेंगे। प्लेस ऑफ डिलीवरी, सामान किस जगह पे डिलीवर होगा, ठीक है जी। थोड़ा राइटिंग पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे क्योंकि ये पेन थोड़ा सा अलग टाइप का होता है, तो राइटिंग थोड़ी खराब सी आएगी, लेकिन मैं आपके लिए बोल रहा हूं, आप समझ जाओगे किस जगह पर सामान डिलीवर करेंगे, ठीक है, राइट। अब ये डायलॉग मत मार देना, जिस मोड़ पे तुम मुझे छोड़ आए थे मैं आज भी उसी मोड़ पे खड़ा हूं। तो सेलर भी ये बोल रहा है भाई वो मोड़ बता देना कहां है। अगर आपने वो मोड़, ठीक है, और वो एड्रेस बता दिया, टेंशन खत्म, टेंशन सॉल्व। कैसे टेंशन सॉल्व हो गई, सामान कहां डिलीवर होगा, एट दैट एग्रीड या गिवन प्लेस, और तुम और मैं
प्रैक्टिकल लाइफ में यही करते हैं। क्या आपने अमेजोन फ्लिपकार्ट पे अपना एड्रेस डाला हुआ नहीं डाला हुआ? तो एड्रेस आपने फीड किया हुआ है तो उसी एड्रेस पर आपका सामान पहुंच जाता है। तो प्रैक्टिकली हम ये फॉलो करते हैं, एड्रेस गिवन है तो उस एड्रेस पे पहुंच जाएगा। मजेदार बात है ये, अगली बहुत ध्यान समझना मजेदार बात, प्लेस बताया ही नहीं। याद करो, धुंधली धुंधली यादें अगर ताजा हो, क्या कोई रीजनेबल प्लेस होता है? रीजनेबल प्लेस क्या होगा? सेक्टर 34 के मेट्रो पे पहुंच जाना, है कि नहीं बात? तो रीजनेबल प्लेस जैसी कोई चीज नहीं होती। अरे हाँ सर याद आ गया, ठीक है याद आ गया ना। रीजनेबल प्लेस जैसी कोई चीज नहीं होती, इसलिए जज साहब ने क्या लिखा, अगर प्लेस नहीं बताया, जगह नहीं बताई कहां सामान ले जाना है, ठीक है। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट सेल का है कि मैं सामान बेच रहा हूं, तो जिस जगह पर सेल का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है या जिस जगह पर सामान बेचा जा रहा है, सामान की डिलीवरी उसी जगह पे होगी। और वो जगह आपके मेरी प्रैक्टिकल लाइफ में पता क्या है? दुकान, शॉप पे। यानी कि क्या कहा जज साहब ने, अगर प्लेस नहीं बताया और एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट किसका हो रहा है? सेल का हो रहा है कि सामान खरीदा जा रहा है, तो वो सामान कहां डिलीवर होगा? गुड्स डिलीवर्ड एट द प्लेस वेयर गुड्स आर एट द टाइम ऑफ सेल। और हम प्रैक्टिकल लाइफ में क्या मानते हैं? दुकान, उस शॉप पे ही डिलीवर होगा, वो शॉपकीपर ही आपको डिलीवर करेगा, अपनी शॉप पे ही डिलीवर करेगा जहां पे आपने उस सेल का कॉन्ट्रैक्ट किया है या जहां पे आपने बिल बनाया है। समझ गए सर? क्योंकि प्लेस आपने नहीं बताया तो दुकान पे। अगली मजेदार बात देखो, प्लेस स्पेसिफाइड नहीं है। हाँ सर प्लेस स्पेसिफाइड नहीं है, और कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट टू सेल का है, यानी कि सेल का एग्रीमेंट कर लिया कि मैं 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद बेचूंगा सामान, ठीक है ना। और वो सामान एग्जिस्ट करता है नजर के सामने, जिगर के पास, गाना गाते हुए, आपने पहले भी सुना है। यानी एग्जिस्टिंग गुड्स का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, एग्जिस्टिंग गुड्स का फ्यूचर, ठीक है ना, राइट। अब बताओ, एग्जिस्टिंग गुड्स का एग्रीमेंट टू सेल किया, फ्यूचर में आपको सामान डिलीवर होगा, तो फ्यूचर में जब सामान डिलीवर होगा तो कहां होगा? पता है कहां होगा? वेयर गुड्स आर, यानी किस प्लेस पे? प्लेस वेयर गुड्स आर एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट। ध्यान से देखिए भाई और बहन, बहुत ध्यान से। अगर एग्रीमेंट टू सेल है कि मैं एक सामान को फ्यूचर में बेचूंगा और गुड्स आपकी आंखों के सामने, नजर के सामने, जिगर के पास है, तो वो किस जगह पे? यानी फ्यूचर में, मान लो अगले महीने वो गुड्स कहां डिलीवर होंगे? उस जगह पे डिलीवर होंगे जहां पे एग्रीमेंट टू सेल हुआ है, जहां पे हमने एग्रीमेंट टू सेल किया है, जहां पे कॉन्ट्रैक्ट किया है, उस जगह पर वो सामान अगले महीने उसी जगह पर मिलेगा। समझ गए सर? समझ गए, कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल बात घुटनों तक पहुंच चुकी है। अगली बात, जगह पता नहीं है, एग्रीमेंट टू सेल है, जगह पता नहीं है, लेकिन हम फ्यूचर में सेल करेंगे और गुड्स भी फ्यूचर में मैन्युफैक्चर होंगे। खतरनाक बात सुनना, जगह अभी बताई ही नहीं है, हम यहां नहीं आ रहे, हम यहां पढ़ रहे हैं, जगह पता ही नहीं है, हमने आपस में बताई ही नहीं जगह, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट किसका है? एग्रीमेंट टू सेल का है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एग्रीमेंट टू सेल, कि आगे जाके हम आपको गुड्स बेचेंगे, और जो आगे जाके गुड्स बेचेंगे वो आगे ही बनेंगे, वो आगे ही प्रोड्यूस होंगे। तो पता वो कहां डिलीवर होंगे? जिस जगह पर उनका जन्म होगा, यानी जिस जगह पर उनकी मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी, जिस जगह पर उनका प्रोडक्शन किया जाएगा, वहां वो फ्यूचर गुड्स डिलीवर होंगे। आपकी और मेरी आम आदमी की भाषा में फैक्ट्री, सामान की फैक्ट्री। तो हम क्या लिख सकते हैं? छोटा छोटा, है ना, फैक्ट्री में। लेकिन एग्जाम में फैक्ट्री मत लिखना, ये तो समझाने के लिए बोल रहा हूं मैं। एग्जाम में क्या लिखेंगे, है ना, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। प्लेस ऑफ डिलीवरी हमें नहीं पता, कॉन्ट्रैक्ट सेल एग्रीमेंट टू सेल, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट टू सेल का है, प्लेस ऑफ डिलीवरी नहीं पता, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट टू सेल का है, ठीक है। गुड्स फ्यूचर गुड्स हैं, आगे जाके बनेंगे, तो वो कहां बनेंगे? ऑब्वियसली बात है फैक्ट्री में बनेंगे, तो वो गुड्स कहां पे डिलीवर होंगे? एट अ प्लेस वेयर गुड्स आर मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस, एक ऐसी जगह पर डिलीवर होंगे जहां पे वो गुड्स या तो बनाए जा रहे हैं या जहां पे वो गुड्स फ्यूचर में प्रोड्यूस किए जाएंगे, मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। डन? समझने की बात? ध्यान से इसको अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। प्लेस का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मजेदार तरीके से आप समझ चुके हो। देखते हैं क्या लॉ में भी यही लिखा है? सर लॉ में भी यही लिखा है? अरे सर ये तो लॉ में भी यही लिखा है। हाँ नलायको, लॉ में भी यही लिखा है।
इफ देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि प्लेस का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, यहां देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है प्लेस नहीं पता, प्लेस पता है तो उसी प्लेस पे डिलीवर होगा, ठीक है ना। यहां क्या लिख रहे हैं हम, प्लेस नहीं पता यानी एड्रेस नहीं बताया गया, तो गुड्स मस्ट बी डिलीवर एट अ प्लेस वेयर दे वर एट द टाइम ऑफ सेल, गुड्स वहां पे डिलीवर होंगे जहां पे वो सेल किए जा रहे हैं, यानी कि मैंने एग्जांपल क्या दिया, दुकान पर, दुकान पर से दुकान पर, ठीक है ना दुकान मतलब शॉप, दुकान है ना, राइट। वो मेरी छोटी बेटी है ना, वो 2-3 साल की, तो थोड़ा तुतला तुतला के बोलते हैं, वो दुकान को बोलते हैं पापा दुकान पर, राइट। इन केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल, कुछ बताने वाली बात ही नहीं है। गुड्स एग्री टू बी सोल्ड रिक्वायर्ड टू बी डिलीवर, किस जगह पर वो गुड्स डिलीवर होंगे, जहां पर उन गुड्स का एग्रीमेंट हुआ है। बात समझ में आ गई, अभी बताया। गुड्स एग्जिस्ट नहीं करते अभी, यानी कि क्या है वो, फ्यूचर, ठीक है ना। तो फिर गुड्स कहां डिलीवर होंगे, डिलीवरी विल बी मेड एट अ प्लेस वेयर दे वुड बी मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस, जहां उनका जन्म होगा, जहां वो बनाए जाएंगे वहां डिलीवर होंगे। समझ आगे बात, आई थिंक बहुत डिटेल में मैं आपको ये बता चुका हूं। अगली बात बहुत ही बच्चों वाली, टाइम है ना ऑफ डिलीवरी, किस टाइम पे सामान आपका डिलीवर करेगा अमेजोन वाला, रात को 2 बजे, रात के 2 बज रहे, हेलो अमेजोन से बोल रहा हूं पानी लेते आना, ठीक है। तो डर जाओगे भैया क्या टाइम है, रात को 2 बजे कौन कॉल कर रहा है, तो जब सबने पहले क्या बोल रखा है, भैया रीजनेबल टाइम पे सामान डिलीवर किया जाएगा, और रीजनेबल टाइम आपको पता ही है, ठीक है। नॉर्मल ऑफिस के केस में तो 10 से शाम को 6, 10 से 7, जो भी आपकी ऑफिस टाइमिंग चलती है उसे हम रीजनेबल टाइम मानते हैं, ठीक है ना। और टाइमिंग रात को 10 बजे के बाद 11, 12, 2, 3 बजे पॉसिबल नहीं होती डिलीवरी, राइट। ये बात पहली लॉ में लिख दी, ठीक है। अगली बात चिंटू, चिंटू भैया की बात आ गई, चिंटू भैया की। गुड्स विद द थर्ड पार्टी, गुड्स किसके पास रखे हैं, गुड्स रखे हैं चिंटू के पास, ठीक है। मेरे घर के सामने जो चिंटू रहता है उसके पास गुड्स है, तो उन गुड्स की डिलीवरी कब मानी जाती है, नालायक, अब तो कोई बताने वाली बात ही नहीं है, बच्चों वाली बात है। जब चिंटू इसे एक्नॉलेज कर देगा, तो चिंटू से एक्नॉलेज कर देगा तो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी मान ली जाएगी। हाँ सर ये कोई बताने वाली बात है, बच्चों वाली बात है सर, अब तो ये बच्चों वाली बात है। इन दिस केस देयर विल बी नो डिलीवरी अनलेस एंड अनटिल चिंटू एक्नॉलेज टू द बायर, यानी कि जब चिंटू मुझे एक्नॉलेज कर देगा, भैया अंकुर भैया हाँ सामान ले लिया मैंने आपका, ठीक है, मैंने होल्ड कर रखा है आपके बिहाफ पे, अमेजोन से आए थे, ठीक है, शाम को लेना, हाँ भाई, तो वो क्या मान ली जाएगी, डिलीवरी मान ली जाएगी। अब देखो अगर सामान की डिलीवरी ही हुई है किसके थ्रू, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल मतलब यानी कि नलायकों जिसे आम आदमी की भाषा में बिल बोलते हैं, या फिर आपने सुना है जैसे मैंने पहले वाले लेक्चर में बताया रेलवे रिसिप्ट, भैया सामान तो मालगाड़ी में जा रहा है ना, तो सामान तो मालगाड़ी में जा रहा है, तो मुझे रेलवे रिसिप्ट मिलती है, मैं रेलवे रिसिप्ट को रेलवे है ना वहां पे ले जाता हूँ, रेलवे इंक्वायरी पे, वहां उनकी स्लिप दिखाता हूँ, वहां सामान मेरा आ जाता है, उसे बोलते हैं उस रेलवे रिसिप्ट को डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। बिल ऑफ लीडिंग, शिप के केस में बिल ऑफ लीडिंग बोल देते हैं, राइट, तो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल गुड्स हो गया ना। अगर वो चिंटू को पहुंचा दिए गए तो ये माना जाएगा इवन इफ द गुड्स इन द कस्टडी ऑफ थर्ड पर्सन, चाहे वो सामान ठीक है किसी और के पास हो, चिंटू के पास हो, लेकिन अगर आपके पास उसके डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल पहुंच चुके हैं तो फिर एक्नॉलेजमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, चिंटू से हाँ बुलवाने की, बात कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इवन द गुड्स आर इन द कस्टडी ऑफ थर्ड पर्सन, नो एक्नॉलेजमेंट इज रिक्वायर्ड। अभी बात समझ में आ चुकी होगी। अगली बात, ठीक है ना, टाइम फॉर टेंडर, टेंडर मतलब डिमांड। अब मैं अभी बात देखो, टाइम फॉर डिलीवरी ऊपर जो पढ़ा हमने, रात को 2 बजे क्या अमेजोन वाले डिलीवर करने आएंगे, नहीं ना, सेम बात हमारे लिए भी है। अगर हम बायर हैं, ठीक है ना, तो क्या मैं टेंडर डिमांड अगर करूंगा डिलीवरी की, हेलो मुझे ना सुबह 3 बजे ही सामान चाहिए, तो जज साहब ने कहा नहीं, अगर सेलर आपको 2 बजे डिलीवर नहीं कर रहा कि आपको परेशानी है, तो आप भी उससे परेशान नहीं करोगे, बैलेंस करना पड़ेगा, बैलेंस। तो जज साहब ने क्या बोला, टाइम फॉर टेंडर, डिमांड और टेंडर ऑफ डिलीवरी शुड बी मेड एट अ रीजनेबल आर। तो जब आप डिमांड करोगे, क्योंकि गुड्स कौन डिमांड करता है, इट इज द बायर ड्यूटी कि वो डिमांड करेगा भाई सामान ले आ,
तो डिमांड भी कब करेगा, रीजनेबल। और रीजनेबल आपको पता ही है, ऑफिस केस में तो 10 से 6 या 7 आप लिख सकते हैं। अदरवाइज सच डिमांड इज इनइफेक्चुअल। अगर आप कह रहे हैं मुझे रात के 2 बजे चाहिए और सेलर कह रहा है भैया रात को 2 बजे कहां से लाऊं, रात को 2 बजे नहीं भेज सकता, मेरे पास कोई सेल्समैन नहीं है, तो फिर आपकी डिमांड इनइफेक्चुअल है, आप उसके ऊपर केस नहीं कर सकते। रीजनेबल आर इज क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, रीजनेबल आर इज क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। बिल्कुल सही बात है सर, ठीक है। अब आती है बात, मजेदार बात, डिलीवरी का खर्चा, एक्सपेंस फॉर डिलीवरी कौन बियर करेगा, राइट। एक्सपेंस फॉर डिलीवरी आपको लगेगा सर डिलीवरी के जो खर्चे होंगे, जैसे आने जाने के खर्चे हो गए, ठीक है, या उसे पैकिंग के खर्चे हो गए, है ना, ये तो हम ही डिलीवर करते हैं, लगा लो काटे, ठीक है। नलायको, जज साहब ने बोला जो डिलीवरी के खर्चे हैं, एक्सपेंस रिलेटेड टू पुटिंग द गुड्स इनटू डिलीवरेबल स्टेट शुड बी बोर्न बाय द सेलर। कौन बियर करेगा, सेलर बियर करेगा। अब जैसे डिलीवरेबल स्टेट की बात करें तो याद आ गया पैकिंग, ठीक है। अब पैकिंग के पैसे तो सेलर को ही बियर करने पड़ेंगे, है कि नहीं बात। ये तो है नहीं कि पैकिंग के अलग से पैसे लेंगे, ना मुन्ना ना, वो सेलर ही बियर करेगा। दूसरी बात, चलो आने जाने की बात करते हैं। आपको लगता है कि मैंने वॉशिंग मशीन मंगाई, एसी मंगाया, तो सेलर ये बोल देता भैया जिस, है ना, रिक्शे पर या जिस टेम्पो में सामान रख के आएगा ना भैया, रिक्शे वाले के पैसे आप दे देना। वो हम ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो आप और मैं खुद ही ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं सेलर के साथ, भैया तू हमारा एसी पहुंचा दे, ठीक है ना, रिक्शे का भाड़ा मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, वो हम ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अगर आपने इंटरनेट से कुछ चीजें मंगाई है, अमेजोन से मंगाई, फ्लिपकार्ट से मंगाई है, तो कई बार आपने देखा होगा अमेजोन पे लिखा होता है फ्री डिलीवरी। फ्री डिलीवरी का मतलब क्या है, वो फ्री नहीं है, वो सेलर उसे बियर कर रहा है, वो हमारे लिए क्या हो गई, फ्री मान लो आप, ठीक है ना। ये कई बार लिखा होता है फ्री डिलीवरी ओवर द ऑर्डर 499, यानी कि 499 से ऊपर का अगर आप ऑर्डर करेंगे तो डिलीवरी फ्री करेंगे, समझ में ना बात, राइट। इसका मतलब क्या है, डिलीवरी वो हमारे लिए फ्री है, पर डिलीवरी चार्जेस तो लग रहे हैं। फ्री डिलीवरी का मतलब ये थोड़ी कि सेल्समैन आपके घर पे नहीं आ रहा, उनके डिलीवरी चार्जेस तो लग रहे हैं, आने जाने का भाड़ा तो लग ही रहा है, तो वो बियर कौन कर रहा है, सेलर। तो पुराने जमाने का लॉ है, तो पुराने जमाने में भी यही बात लिखी थी, अगर कुछ भी नहीं लिखा, कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है, तो डिलीवरी से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस होंगे, जैसे कि उसे डिलीवरी स्टेट में लाने के लिए जो भी एक्सपेंस होंगे, वो सेलर ही भुगतेगा, ठीक है ना। जब तक कि बायर, अनलेस देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी, जब तक कि कॉन्ट्रेरी मतलब उसका उल्टा कॉन्ट्रैक्ट ना कर दो, जब तक कि बायर खुद इस बात को यस ना कर दे, यस आई विल बियर द एक्सपेंस, है ना, कि जब तक वो खुद ये ना बोल दे बायर कि भाई साहब कोई बात नहीं, मैं खर्चा उठाने के लिए तैयार हूं, राइट। तो अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है, कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है, तो सेलर को ही सेक्शन 36 सबसेक्शन 5 के हिसाब से एक्सपेंस ऑफ डिलीवरी बेयर करनी पड़ेगी, ठीक है जी। बात घुटनों तक जा रही है ना। अगला कॉन्सेप्ट देखो, बहुत ही मजेदार, सेक्शन 37 रॉन्ग क्वांटिटी। मतलब क्वांटिटी में सेलर ने कुछ गड़बड़ कर दी, ठीक है। भैया तुम्हें भूख लग रही है बहुत तेज, तुम घर में 10 जने हो, तुमने कहा समोसे मंगा लेते हैं, आज बारिश का मौसम है, ठीक है, रिमझिम है ना, बरसा पानी, राइट, समोसे मंगा लेते हैं, भैया लाल वाली चटनी ज्यादा लाना, राइट। 20 समोसे मंगाए, तड़कती भड़कती बारिश चल रही है, समोसे वाले ने घंटी बजाई, छतरी लेके, भैया बड़ी मुश्किल से लाया हूं आपके लिए, ये लो पकड़ो समोसे। आपने कहा कितने हैं, देखा तो 15, उसने कहा 15 कैसे हो गए, ठीक है। अब कानून तो हमारा ये मानता है कि जो सामान आ गया वो आ गया, आप उसे ये नहीं बोलोगे दोबारा जा, है ना, 5-4 किलोमीटर दूर जहां उसकी दुकान है वहां से और लेके, ना, कानून ने माना जो आ गया वो आ गया, ठीक है। अब आपके पास ऑप्शन क्या है, इतनी तेज बारिश पड़ रही है, बेचारा समझो तैरता हुआ यार, आपके लिए तैरता हुआ समोसे लेके, ठीक है ना। अब भूख इतनी तेज है और बारिश का बिल्कुल मौसम है, गर्मा गर्म समोसे, हाँ मजा आ रहा है देख के। आपने कहा भाई जितने हैं उतने दे दे, कोई दिक्कत नहीं, देखा जाएगा, आपस में एडजस्ट कर लेंगे। 15 समोसे पकड़ो, कितने लेके आए वो, 15 समोसे पकड़ो और 15 के पैसे भी देने पड़ेंगे, लड़ना नहीं उससे। और अगली बात क्या हो सकती है, भैया 15 समोसे लेके आए, तुमने देखा 10 जने हैं, ये तो टूट पड़ेंगे, और 10 के 10 दोस्त, है ना, ये तो भैया एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ेंगे, पता नहीं किसके हाथ में आया किसके हाथ में नहीं आएगा। आपने कहा भैया देखो झगड़ा हो जाएगा, हमारे यहाँ तो फेंक फेंक के मारेंगे, ना, लाता तो पूरे 20 लाता, वरना वापस ले जा, क्यों लाया कम, कौन झगड़ेगा इनसे, ठीक है ना, राइट। ये भैया
तहजीब से खाने वाले कम और खतरनाक लोग ज्यादा हैं, ठीक है। इसलिए 100% आप क्या कर दो, उसे रिजेक्ट कर दो, भाई वापस ले जा, ठीक है। खूंखार जानवर है कि नहीं बात। तो जज साहब ने भी यही लिखा, बिल्कुल हम ये मान रहे हैं। क्या करा, लेसर क्वांटिटी एक्सेप्ट कर लो और पे कर दो, या फिर सबको रिजेक्ट कर दो, खेल खत्म, ठीक है। समझ में बात। पहला केस समझ में आया। अगली बार देखते हैं। अगली बात, समोसे कितने मंगाए, 20। वो भाई साहब ले आए आपके लिए 25, ठीक है। वो कह रहा है सर बारिश का मौसम था, मुझे लगा चाय के साथ तो ज्यादा खाए जाएंगे, चटनी तो हम बढ़िया बनाते ही हैं, 25 ले लो यार, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके पास लीगली क्या ऑप्शन है, राइट। जज साहब ने क्या बोला, या तो 25 एक्सेप्ट कर लो, फिर 25 के पैसे भी देने पड़ेंगे। ये नहीं कि 20 के दाम में 25 ले लो, ना मुन्ना ना। कितने, या तो 25 के 25 एक्सेप्ट कर लो और पे कर दो, या फिर आपको लग रहा है कि भैया कुछ तो गड़बड़ है, इतने समोसे क्यों लेके आया, खराब तो नहीं थे, ज्यादा तो नहीं थे इसके यहाँ, तो आप क्या कर सकते हो, रिजेक्ट भी कर सकते हो, राइट। और देखो क्या बात लिखी है, अगर आपने पूरे एक्सेप्ट कर लिए 25, तो भैया 25 की पेमेंट करनी पड़ेगी एट द कॉन्ट्रैक्ट रेट। मान लो 10 रुपए का है, तो भाई 25 की पेमेंट करनी पड़ेगी, 250 रुपए देने पड़ेंगे। ये तो लॉ में लिखा है, ठीक है। प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रैक्टिकली आप एक काम और कर सकते हो जो लिखा नहीं है, पर हम आपस में एक दूसरे से बातचीत करके मैटर सुलझा सकते हैं। वो आपको पता है क्या, सर मैं उससे कहूंगा 20 मंगाए थे ना भाई, 20 तो निकाल रहा हूं, 5 छोड़ रहा हूं पैकेट में, 5 वापस ले जा। तो प्रैक्टिकली हम ये कर सकते हैं। लॉ इसके बारे में मना थोड़ी कर रहा है, लॉ तो कह रहा है कि आपके पास ये तो राइट है ही, आप आपस में जो कर पा रहे हो वो कर लो, ठीक है। सर समझ में आ गई बात। अगली बात, समोसे मंगाए आपने 20, सर समोसे हो, समोसे मंगाए आपने 20, उसने पता क्या मजे लिए, वो 15 तो समोसे लाया और 5 ले आया ब्रेड पकौड़े, ठीक है जी। ब्रेड पकौड़े समझ गए ना, वो बेसन में, ठीक है, ब्रेड को लपेट के फिर तल देते हैं, है ना, मजा आता है ना, ब्रेड पकौड़े। अब वो कह रहा है भैया समोसे एक्चुअली 15 ही थे, है ना, इतनी घंघोर बारिश हो रही है, तो मुझे लगा भाई 20 क्वांटिटी मंगाई है, तो आपके 20 या 10 जन जो भी होंगे, तो मैं तो 5 ब्रेड पकौड़े लिया आपके लिए, तो जिसको पसंद है वो ब्रेड पकौड़े खा लेना। अब ये बताओ, इसको पता है साहब ने क्या बोला, गुड मिक्स्ड विद डिफरेंट डिस्क्रिप्शन, जिसका डिस्क्रिप्शन ही बिल्कुल अलग है, टेस्ट भी बिल्कुल अलग ही है। तो बायर क्या करेगा, बायर के पास पहला ऑप्शन क्या है, ठीक है। एक ऑप्शन तो ये कि आपको भूख इतनी तेज लग रही है, आपने कहा चल भैया जो लिया है आंधे जो लिया है, आपने समोसे भी ले लिए और ब्रेड पकौड़े भी ले लिए, ठीक है। समझ में आई ना बात। दूसरा ऑप्शन क्या है, राइट, दूसरा ऑप्शन ये है कि भाई समोसे मंगाए थे ना, हमारे यहाँ कोई ब्रेड पकौड़े नहीं खाता, किसी को पसंद नहीं है ब्रेड पकौड़े, क्यों लाया, ठीक है। तो अब क्या करो भाई, मैं 15 समोसे ऑर्डर किए थे, 15 समोसे ले रहा हूं, बाकी ब्रेड पकौड़े कैंसिल, इन्हें वापस ले जा, ठीक है। या फिर आपको लग रहा 15 पकड़ लिए समोसे, ठीक है, ब्रेड पकौड़े भेज दिए, तो आपस में फिर, है ना, गुत्थम गुत्ता हो जाएगी, ठीक है। खतरनाक जानवर है ये मेरे दोस्त, लड़ मरेंगे आपस में। तो आप क्या कर सकते हो, आप कह सकते हो भाई यहाँ तुझे पता नहीं है जंगली जानवर रहते हैं, ठीक है, तो पूरा का पूरा लॉट ही क्या है, पूरा का पूरा लॉट ही कैंसिल कर सकते हो, पूरे के पूरे पैकेट को ही वापस भेज दो। समझा गया ना बात। तो देखो जज साहब ने यही कहा, यही ऑप्शन है आपके पास बिना किसी टेंशन के। पहला, डिफरेंट डिस्क्रिप्शन, डिफरेंट डिस्क्रिप्शन मतलब जो गुड्स मंगाया उससे बिल्कुल अलग मिक्स करके लिया, 15 समोसे लिया और 5 ब्रेड पकौड़े लिया। तो पहला ऑप्शन, एक्सेप्ट द रेलिवेंट गुड, यानी कि सिर्फ समोसे एक्सेप्ट करें, रिजेक्ट द ब्रेड पकौड़ा, ब्रेड पकौड़ा को रिजेक्ट कर दो, ठीक है। या फिर रिजेक्ट द होल, आपने कहा पूरा पैकेट वापस ले जा, हम नहीं लेंगे। तीसरा ऑप्शन जो आप कर सकते हो, जो मैंने बताया, आप क्या कह रहे हो, जो है भाई आने दे, जो है आने दे, तो फिर आप समोसे के भी पैसे दे सकते हो और ब्रेड पकौड़े के भी उसे पैसे देने पड़ेंगे। समझ में आ गई बात। अब देखो अगली मजेदार बात क्या बोल रहा है, वो कह रहा है अगर मिक्सिंग ऑफ गुड्स की अगर आप बात करोगे ना भैया, तो मिक्सिंग ऑफ गुड्स में, है ना, मिक्सिंग ऑफ गुड्स में क्या मानेंगे, विद इंफीरियर गुड्स। अगर गुड्स आपने मिक्स किए इंफीरियर गुड्स के हिसाब से, तो फिर वो मिक्सिंग ऑफ गुड्स ऑफ
डिफरेंट डिस्क्रिप्शन नहीं माना जाएगा। इसका मतलब पता क्या हुआ, आपने उससे कितने समोसे मंगाए, 20। सुनना ध्यान से, इस बार मजेदार बात यह है कि इस बार वो सच में 20 समोसे ही लाया है। क्या लाया, वो 20 समोसे ही लाया है। आपने समोसे का पैकेट खोला, 15 समोसे तो बिल्कुल गोल्डन गोल्डन, लाइट गोल्डन, बहुत कुरकुरे से बढ़िया देखने में लग रहे हैं, और कुछ समोसे अंदर आपने झांक के देखा तो एकदम काले, है ना, जैसे मेरी शर्ट जैकेट है ना, एकदम ऐसे काले दिख रहे हैं। मतलब उन्होंने कहा ये क्या डाला अंदर, है ना, ये समोसे कहां से मंगा लिए, मतलब वेस्ट इंडीज से चल के आ रहे हैं क्या, इतनी गर्मी पड़ रही है काले हो गए, वो वेस्ट इंडीज से बना के लाया क्या, अगली बात। तो वो कह रहा है भैया नहीं नहीं वो थोड़ा सा आप समझ गए। मैंने कहा वही पता है तुमने क्या किया, ये समोसे पहले सुबह बनाए होंगे, बनाए तो समोसे सुबह, फिर ये बिके नहीं होंगे, फिर भाई तूने इन्हें फिर से कुदा दिया, समोसे कह रहे हो कुदा दो हमें तेल में, दोपहर वाले लॉट में फिर कुदा दिया, पता लगा फिर ये दोपहर वाले लॉट में भी कूद के भी बिके नहीं होंगे। अब तूने सोचा ये खराब होने से अच्छा क्या है, तीसरे लॉट में इन्हें गर्म कर दूं। अब शाम वाले लॉट में जब तूने तेल में डाला होगा तो समोसे बेचारे काले हो ही जाने, जला दिए तूने जानबूझ कर। तो क्या उन्हें मिक्सिंग ऑफ गुड्स बोलोगे? जैसे हमने कहा ना मुन्ना ना, ये मिक्सिंग ऑफ गुड्स नहीं है, क्योंकि गुड्स तो समोसे ही है, लेकिन इसे क्या नाम दिया गया, इसे नाम दिया गया मिक्सिंग विद द इंफीरियर गुड्स। और भैया तुम तो इको के महारथी हो, इंफीरियर गुड्स को जानते ही हो बहुत बेटर तरीके से। तो जो एग्जांपल दिया इंफीरियर गुड्स के हिसाब से बता रहा हूं, तो आपने मिक्स कर दिया इंफीरियर गुड्स के हिसाब से, तो आपके पास क्या ऑप्शन होगा, आपके पास एक ही ऑप्शन है, इंफीरियर गुड्स को तो क्या कर दो, रिजेक्ट कर दो, यानी कि वो 5 समोसे क्या बोल दो, वापस ले जा, ये तू जले हुए समोसे लाया ना, वापस कर, ठीक है। और चाहो तो फिर 15 समोसे आप रख सकते हो। तो जज साहब ने क्या बोला, राइट, 5 को वापस कर दो और 15 रखने पड़ेंगे। एग्जाम्पल देखो, ऊपर वाला सेम है, 1000 क्विंटल, ठीक है ना, कितने ले आया अनाड़ी, अनाड़ी ले आया वो 1100 क्विंटल। क्या ऑप्शन है आपके पास, पहला सारे रिजेक्ट, भैया मैं लूंगा ही नहीं सारे के सारे, या फिर कितने एक्सेप्ट कर लो, 1000 और 100 रिजेक्ट, ठीक है ना, या फिर एक्सेप्ट द होल लॉट एंड पे फॉर देम, या फिर पूरे के पूरे 1100 ही यस कर दो और सबके लिए पे कर दो, ठीक है। आई होप बात समझ में आई होगी। तो इसमें तो एक्सेस क्वांटिटी में तो 3 ही ऑप्शन बनते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन, ठीक है, रिजेक्ट द होल, दूसरा ऑप्शन जितने मंगाए उतने एक्सेप्ट, बाकी 100 रिजेक्ट, और तीसरा ऑप्शन रिजेक्ट ऑफ होल की तरह एक्सेप्ट ऑफ होल, ठीक है जी। बात सर समझ में आ गई बात। बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट था मिक्सिंग ऑफ गुड्स का, ठीक है, राइट। यानी कि हमने कौन सेक्शन कवर कर लिया, सेक्शन 37 रॉन्ग क्वांटिटी। अगला देखो मजेदार बात, और छोटी छोटी सी बातें बची है, सेक्शन 38 इंस्टॉलमेंट डिलीवरी, ठीक है ना। इंस्टॉलमेंट डिलीवरी मतलब आपने सामान मंगाया, हम यहाँ हमेशा ये जज ने अज्यूम किया है कि जब आप सामान मंगा रहे हो ना तो इकट्ठा मंगा रहे हो, मतलब एक साथ एक पैक मंगा रहे हो, एक ही लॉट मंगा रहे हो, ठीक है ना, इंस्टॉलमेंट पे नहीं मंगा रहे। अगर इंस्टॉलमेंट पे मंगा रहे हो तो इंस्टॉलमेंट वाला ही कॉन्ट्रैक्ट करना कि भैया आधा आज आधा परसों फिर आधा उसके बाद, इस तरीके से, राइट। अब भैया आपने कार मंगा ली, कार, ठीक है ना, कार मंगा ली, याद आया, कार मंगा ली, वो कार का ढांचा दे गया, कह रहा टायर लाऊंगा कल, ठीक है ना, टायर टायर कल लाऊंगा। तो भैया जज साहब ने बोला भाई ये क्या चक्कर है, सर आधा ढांचा आज ले आया हूं, आधा कल ले आऊंगा, टायर 2 आज ले आया 2 कल ले आऊंगा। तो भैया ऐसी इंस्टॉलमेंट डिलीवरी प्राइमा फेसी यानी ऊपर ऊपर से कहा जाए तो वैलिड नहीं होती, ठीक है सर, मैं ना बात। तो जज साहब ने क्या लिखा, अनलेस अदरवाइज एग्रीड, जब तक कि आप खुद ही किसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे, इंस्टॉलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे, तब तक बायर इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट द डिलीवर इंस्टॉलमेंट। बायर के पास ये राइट है कि भाई आधे मत एक्सेप्ट करियो, लेकिन अगर आपने एग्रीमेंट ही क्या किया, यस यस इट इज इंस्टॉलमेंट कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा पता कब होता है, जैसे ब्रिज बन रहा है और सीमेंट लाना है, ठीक है, आपको पता है भैया एक पुल बन रहा है, ठीक है, क्या एक दिन में बन जाएगा, नहीं ना, 1 साल 2 साल 3 साल लगेंगे। तो सीमेंट कंपनी से जब कॉन्ट्रैक्ट किया तो हम उनसे इंस्टॉलमेंट का ही कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, भैया अप्रोक्सीमेट मान लो हमारे 1 लाख सीमेंट बैग कंज्यूम होने हैं,
तो ऐसा नहीं कि 1 लाख अभी लाके रख देगा, जगह ही नहीं है, बारिश आएगी खराब हो जाएगा, खुले में थोड़ी रखेंगे। तो हम सीमेंट कंपनी वाले को बोल देंगे इंस्टॉलमेंट में लेके आइयो, जब हम बोलेंगे तब 1000 लिया, फिर अगली इंस्टॉलमेंट 1000 की, तो 1000 की इंस्टॉलमेंट बनवा ली हमने, 1000 की इंस्टॉलमेंट बनवा ली हमने। तो अपने कॉन्ट्रैक्ट किसका किया है? तो अपने इंस्टॉलमेंट का ही कॉन्ट्रैक्ट किया है, इंस्टॉलमेंट का ही कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो यही लिखिए बात, अनलेस अदरवाइज एग्रीड, जब तक आप इंस्टॉलमेंट का ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, ठीक है ना, जब तक आपने कॉन्ट्रैक्ट ही इंस्टॉलमेंट का नहीं किया, यानी कि अगर आपने इंस्टॉलमेंट का ही कॉन्ट्रैक्ट किया तो इंस्टॉलमेंट चलेगी। अगर आपने इंस्टॉलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट किया ही नहीं है तो फिर बायर इज नॉट बाउंड टू टेक द इंस्टॉलमेंट। तो बायर का राइट है कि वो ये बोले मैं इंस्टॉलमेंट नहीं लूंगा, दे तो भाई पूरा सामान दे, वरना मैं आधा आधा नहीं लूंगा। लेकिन अगर आपने इंस्टॉलमेंट का ही कॉन्ट्रैक्ट किया तो फिर तो आपको इंस्टॉलमेंट के हिसाब से चलना पड़ेगा। द पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट देयरऑन मे डिटरमाइन द राइट्स एंड लायबिलिटी इन केस ऑफ डिलीवरी बाय इंस्टॉलमेंट एंड पेमेंट। ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट का अगर कॉन्ट्रैक्ट किया तो फिर इंस्टॉलमेंट के राइट्स लायबिलिटी आप कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से चलाएंगे, राइट। अब अगली बहुत ही इंपॉर्टेंट और मजेदार बात देखना, मजेदार, ठीक है ना। अगला सेक्शन कहता है डिलीवरी ऑफ कैरियर, ठीक है, या इसको ऑफ की जगह लिख देंगे डिलीवरी टू कैरियर 39(1). कैरियर का मतलब समझने के लिए, है ना, क्या लिखते हैं सर? ट्रक। अगर भैया तुमने सामान ट्रक वाले को दे दिया, या तुमने सामान रेलगाड़ी है ना, यानी कि ट्रेन को दे दिया, ट्रेन रेलवे को दे दिया, ठीक है, तो जनरली सब्जेक्ट टू द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है फिर तो वही मानेंगे जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है। लेकिन अगर हम ये माने कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है, क्या माने? कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है, तो अगर साइलेंट है कॉन्ट्रैक्ट तो क्या माना जाएगा? डिलीवरी ऑफ गुड्स टू द ट्रक, है ना, डिलीवरी ऑफ गुड्स टू द कैरियर टू द ट्रक इज प्राइमा फेसी डीम्ड टू बी द डिलीवरी टू द बायर। यानी कि सनी देओल आया सामान लेने, ठीक है, आपने सारा सामान ट्रक में लोड कर दिया, ये भी खुशी खुशी कह रहा है सर हमारा सामान लोड हो चुका है, ठीक है सर इजाजत दीजिए चलता हूं मैं, ठीक है, राइट। और जैसे वो निकलेगा तो कानून के हिसाब से प्राइमा फेसी मतलब ऊपरी तौर पर यही माना जाता है कि डिलीवरी टू द ट्रक ड्राइवर इज इक्वल टू डिलीवरी टू द बायर। अगर आपने सनी देओल को सामान दे दिया, ठीक है, तो माना जाएगा आपने बायर को वो सामान दे दिया। मैं निकला गड्डी लेके, रास्ते में हो सड़क पर, ठीक है ना, राइट। तो क्या लिखेंगे? शॉर्ट में लिख दो डिलीवरी टू द कैरियर इज इक्वल टू डिलीवरी टू बायर। हाँ जी सर, बात बिल्कुल समझ में आ चुकी है। ट्रक वाले को सामान देने का मतलब है बायर को सामान दे दिया। अब इसमें सबसे बड़ा झोल पता है क्या आता है? सबसे बड़ा झोल ये आता है मैंने बायर को सामान तो दे दिया, ठीक है, ये मानकर कि भाई सनी देओल तेरे को सामान दे दिया, तो इसका मतलब बायर को सामान दे दिया। ये बात समझ में आ गई? अब रास्ते में जब सनी देओल गाना गा रहा, मैं निकला गड्डी लेके, रास्ते में सड़क पे मोड़ आया, मैं उत्थे दिल्ली उत्थे गुड्स छोड़ आया, यानी सनी देओल ने ट्रक पलट दिया, एक्सीडेंट कर दिया और गुड्स क्या हो गए? सारे गुड्स खराब हो गए। अगर गुड्स खराब हो गए तो सबसे बड़ा मसला यह है लॉस कौन झेलेगा? गुड्स का लॉस कौन झेलेगा? बायर या सेलर? दोनों को खबर पहुंची क्या? सनी देओल रास्ते में मोड़ आया, वहां ट्रक लेटा आया, सेलर को भी भाई रास्ते में सड़क पे मोड़ आया, उत्थे गुड्स लेटा आया और गुड्स खराब हो गए, ठीक है। अब गुड्स खराब हो गए तो सुनना ध्यान से, जज साहब ने क्या बोला? जज साहब ने बोला पहली बात, बायर अगर चाहे कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है, कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी लिखा, तो बायर चाहे तो गुड्स को रिजेक्ट कर दे, कह दे कि भैया मैं लॉस नहीं झेलूंगा, ये सेलर की ही जिम्मेदारी थी, तरीके से पैक करा कर और ढंग के ट्रक ड्राइवर से सामान भिजवाना चाहिए था, मैं लॉस नहीं झेलूंगा। जज साहब ने बायर को राइट दे दिया, ठीक है। अगर गुड्स खराब हुए तो बायर गुड्स के लॉस को झेलने से मना कर सकता है, ठीक है। अगर सेलर को लगता है कि भी रास्ते में लॉस हो जाएगा, तो सेलर को कांटेक्ट करना चाहिए था पहले से ही, किसको? बायर को, कि भाई कांटेक्ट कर लेते हैं पहले, ठीक है ना, कांटेक्ट कर लेते हैं पहले ही, कि रास्ते में अगर सामान खराब हुआ, रास्ते में ट्रेन में डिस्ट्रॉय हो गया, ट्रक से डिस्ट्रॉय हो गया, तो इसका लॉस कौन झेलेगा? तो जज साहब ने कहा अगर भैया अगर तुमने ही पहले कांटेक्ट कर रखा है तो फिर तो टेंशन ही खत्म हो गई। तुमने कांटेक्ट कर रखा है तो कांटेक्ट में क्या लिखा है? बायर, तो बायर झेलेगा। कांटेक्ट में क्या लिखा है? सेलर, तो सेलर झेलेगा। लेकिन मुद्दा क्या है? मुद्दा और लड़ाई तो ये है कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है, कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी नहीं लिखा। तो जज साहब ने बोला भले ही हम लॉ में ये लिख रहे हैं,
भले ही हम लॉ में ये लिख रहे हैं कि डिलीवरी टू द ट्रक इज इक्वल टू डिलीवरी टू द बायर, बट स्टिल बायर कैन रिजेक्ट द गुड्स, और वो लॉस को रिजेक्ट कर सकता है कि मैं लॉस नहीं झेलूंगा। तो लॉस किसको झेलना पड़ेगा? वो लॉस ऑटोमेटिकली सेलर को झेलना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? सब बिल्कुल समझ में आ गई। तो क्या लिख देंगे, क्या लिख देंगे इस केस में? लॉस कौन झेलेगा? ठीक है ना, अगर कोई बिल्कुल बहुत जबरदस्त डैमेज हुआ है तो लॉस कौन झेलेगा? लॉस विल बियर बाय सेलर, जब तक कि कॉन्ट्रैक्ट ना किया जाए। मेरे शब्दों पे ध्यान दो, जब तक कि कोई कॉन्ट्रैक्ट ना किया जाए, कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है तो लॉस सेलर झेलेगा। अगली बात देखो, एक और मजेदार बात, अगर सेलर को लगता है कि गुड्स इतने डेंजर नेचर के हैं कि उनका इंश्योरेंस कराना बहुत जरूरी है, इतना एक्सपेंसिव है, इंश्योरेंस कराना बहुत जरूरी है, और वो सामान किससे जा रहा है, ठीक है ना, और वो सामान मान लो शिप से जा रहा है या ट्रक से जा रहा है, ठीक है, या फिर मान लो ट्रेन से जा रहा है, किसी से भी जा रहा हो, लेकिन भैया गुड्स रास्ते में खराब हो सकते हैं ना, इंश्योरेंस बनता नहीं बनता? शिप से तो बनता ही बनता है, ट्रक से ही बनता है, ट्रेन से ही बनता है। तो सेलर बायर को इन्फॉर्म करेगा, है ना, लिख लेना ये बात बहुत ध्यान से। इंश्योरेंस के बारे में सेलर क्या करेगा? सेलर इन्फॉर्म बायर, ठीक है, ये कह दो सेलर बायर को नोटिस देगा कि भाई प्लीज 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 इंश्योरेंस करा ले, भाई इंश्योरेंस करा ले, इंश्योरेंस कराओ भैया, इंश्योरेंस कराओ। सेलर बायर को कहेगा भाई इंश्योरेंस करा ले। अगली बात ध्यान से सुनना, सेलर ने नहीं बताया, सेलर ने बायर को इन्फॉर्म नहीं किया इंश्योरेंस कराने के लिए, और फिर गुड्स रास्ते में खराब हो गए, कौन झेलेगा? सेलर। तो जज साहब ने कहा भाई जो तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि सेलर को इन्फॉर्म करो, सेलर को नोटिस दो कि भाई इंश्योरेंस करा, और तुमने अपनी ड्यूटी नहीं दी भाई, तो लॉस कौन झेलेगा? लॉस फिर से सेलर झेलेगा। तो इस बात को फिर से बहुत ही तरीके से नोट कर लेना, भले ही डिलीवरी टू द ट्रक इज इक्वल टू डिलीवरी टू द बायर, बट अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया गया है कि लॉस कौन झेलेगा, तो सेलर ही लॉस झेलेगा। दूसरा इंश्योरेंस, अगर इंश्योरेंस के बारे में नोटिस नहीं दिया गया बायर को कि भाई इंश्योरेंस करा ले, गुड्स के इंश्योरेंस बहुत जरूरी है, और बायर को नोटिस नहीं दिया सेलर के द्वारा, तो सेलर गलती मानी जाएगी, सेलर लॉस झेलेगा। ठीक है, सेक्शन 39(1) बहुत अच्छे से डिटेल में आपको समझा चुका हूं। अगली बात देखो, अगली बात देखो सर, यहां एक अजीब सी बात लिखी है, गुड्स खराब हो गए ट्रांजिट में। सेक्शन 39(1) बता दिया मैंने आपको, ठीक है। 40 की बात करते हैं, गुड्स खराब हो गए ट्रांजिट में, रास्ते में। तो अभी हमने पढ़ा रास्ते में अगर गुड्स खराब हो गए तो सेलर लॉस झेलेगा, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है तो, इंश्योरेंस नहीं बताया तो भी सेलर लॉस झेलेगा। लेकिन जैसा हमने पता क्या बोला, अगर कोई गुड्स रास्ते से जा रहे हैं, ठीक है, और लायबिलिटी फॉर डिटोरेशन इज नेसेसरी इंसिडेंटल, जो गुड्स खराब हो रहे हैं वो नेसेसरीली इंसिडेंटल टू द कोर्स ऑफ ट्रांजिट है। हाँ भी रास्ते में इतना तो है ना, चलता है, थोड़ा बहुत खराबी तो चलती है, जैसे कि आप अकाउंट्स में इसको बोलते हैं नॉर्मल लॉस। क्या बोलते हैं? नेसेसरीली इंसिडेंटल टू द कोर्स ऑफ ट्रांजिट। तो ये क्या होगा? ये हम बोलेंगे नॉर्मल लॉस। जैसे कि पेट्रोल के केस में, मान लो भैया पेट्रोल आ रहा है ट्रक में, और ये ऑब्जर्व किया जाता है कि अगर 1000 लीटर पेट्रोल ट्रक में अपलोड करके फिर उसको ट्रांजिट में ले जाके फिर उसको, है ना, उसको टैंक में पास करेंगे, तो 1000 लीटर में से 5 लीटर तो इवेपोरेट हो ही जाता है। ठीक है, अब जो 5 लीटर खराब हो गया, बेकार हो गया पेट्रोल, उसका लॉस कौन झेलेगा? तो जज साहब ने बोला भाई बिल्कुल सेलर की जान ले लो, बच्चे की जान ले लो, गर्दन पकड़ लो उसकी। ठीक है ना, तो जज साहब ने क्या बोला, वो नॉर्मल लॉस की जिम्मेदारी किसके ऊपर आएगी? फॉल्स ऑन द बायर। किसके ऊपर आएगी? फॉल्स ऑन द बायर। और उससे भी खतरनाक बात, बहुत ध्यान सुनना, इवन दो सेलर एग्री टू डिलीवर एट हिज ओन रिस्क, सेलर एग्री टू डिलीवर एट हिज ओन रिस्क। चाहे सेलर खुद कह रहा है कि भाई तेरे घर तक मैं सामान पहुंचाऊंगा, अपने रिस्क पे पहुंचाऊंगा, टेंशन मत लियो, फिर भी अगर रास्ते में कोई इंसिडेंटल यानी कि नॉर्मल, नेसेसरीली इंसिडेंटल जो होना ही है, नॉर्मल लॉस होता है, तो उसका नुकसान तो देखो बायर को ही झेलना पड़ेगा। समझ में आई बात सेक्शन 40 की? सर समझ गए? और आखिरी बात, सेक्शन 41
आखिरी बात सेक्शन 41 बहुत ही सिंपल बात याद है। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो, याद आ गया। जागो ग्राहक जागो ने ये ड्यूटी डाली, जागो ग्राहक जागो ने ये ड्यूटी डाली बायर के ऊपर। इट इज द ड्यूटी ऑफ द बायर टू चेक द गुड्स, कि बायर की ड्यूटी है कि भाई वो सामान को चेक करके ले, सोच समझ के ले, ठीक है। ये सेलर की ड्यूटी नहीं है, सेलर तो बेचने के लिए सामान छुपाएगा। याद आ गई बात? हाँ सर याद आ गई। जागो ग्राहक जागो, अगर जागो ग्राहक जागो ने ड्यूटी डाली तो सेक्शन 41 ने यही राइट दिया, ठीक है। सेक्शन 41 ने यही राइट दिया। सेक्शन 41 ने बोला जागो ग्राहक जागो ने जिम्मेदारी डाली है ना, मैं आपको पावर देता हूं, मैं आपको राइट देता हूं। अगर आपको सेलर मना करे कि भाई चेक नहीं कर सकते तो केस कर देना सेलर के ऊपर, क्योंकि आपका राइट है कि आप गुड्स चेक करके लें। इट इज द राइट ऑफ द बायर टू चेक द गुड्स। वहां ड्यूटी है चेक करे, तो यहां अधिकार भी है, हाँ भी मैं चेक करूंगा। देखो ये लिखिए बात, इफ द गुड्स आर नॉट प्रीवियसली एग्जामिन्ड, अगर गुड्स को पहले एग्जामिन नहीं किया गया, ठीक है, सेलर इज बाउंड, सेलर के ऊपर जिम्मेदारी डाल दी, ऑन रिक्वेस्ट टू अफोर्ड द बायर रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू एग्जामिन द गुड्स, कि सेलर बायर के कहने पर उसे अपॉर्चुनिटी दे, उसे मौका दे कि वो गुड्स को चेक कर सके, एग्जामिन कर सके। ठीक है जी, बात समझ में आ चुकी है सर? हाँ सर बिल्कुल समझ में आ चुकी है। तो रिलेट कर देना इससे, जागो ग्राहक जागो ने ड्यूटी दी, तो यहां सेक्शन 41 ने राइट दिया। ठीक है सर, मजेदार बात है। अगला देखो, बहुत ही सिंपल और बहुत ही मजेदार बात, एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स। एक्सेप्टेंस मैं ये कब मान लूं कि सामान मुझे डिलीवर कर दिया गया है, सामान मेरे पास आ चुका है, मेरी बाहों में आ चुका है, कैसे मान लूं मैं ये बात, और कब मानूं ये बात? तो ये भी तो बात होनी चाहिए कि व्हेन, है ना, व्हेन एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स इज मेड, मैं कब मानूंगा कि मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया। तो बताए मजेदार बात यह है, ये बात आप पहले ही पढ़ चुके हो, बिल्कुल सेम टू सेम बात लिखी है। सर क्या लिखी है? सेम टू सेम लिखा है, जैसा हमने कहा पढ़ा था, सेक्शन 24 में पढ़ा था। सर सेक्शन 24, सर सेक्शन में बात करनी शुरू कर दी आपने हमसे, नलायको। सेल और रिटर्न बेसिस, सेल और रिटर्न बेसिस पे क्या था? व्रत वाली नमकीन, याद है, फैन, राइट, उसमें जो था एक्सेप्टेंस कब मान ली जाएगी? एक्सेप्टेंस इज डीम्ड टू बी टेकन प्लेस व्हेन बायर, या तो बायर क्या करे, सीधा कॉल कर दे, भैया सामान सही लगा, मैंने रख लिया है, मान ली जाएगी आपने गुड एक्सेप्ट कर लिए। ठीक है। डज एनी एक्ट टू द गुड्स विच इनकंसिस्टेंट टू द ओनरशिप, यानी कि कोई ऐसी बात कर दी जो इनकंसिस्टेंट है ओनरशिप से, यानी कैसी बात कर दी? सर आज ऐसी बात कर दी आपने, हाँ कैसी बात कर दी है? तो आपने उसे फर्दर आगे किसी को सेल कर दिया, या आगे वो गुड्स क्या रख दिए? गिरवी रख दिए। याद आ गई बात? ठीक है ना, राइट। इनकंसिस्टेंट विद द ओनरशिप, आपने वो गुड्स क्या कर दिए? सेल कर दिए। आपने वो गुड्स आगे किसी को गिरवी रख दिए। और मजेदार बात, अगर खाने वाले गुड्स थे तो आप वो गुड्स कंज्यूम कर चुके हो, या फिर आप उन गुड्स को खा पी चुके हो, बात खत्म। तो माना जाएगा आपने वो गुड्स एक्सेप्ट कर लिए। या फिर व्रत वाली नमकीन जो रीजनेबल टाइम के लिए दी गई थी कि भाई नवरात्रों में ही लौटानी है, उसका रीजनेबल टाइम लैप्स हो चुका है, विदाउट द इंटीमेशन टू सेलर दैट ही हैज रिजेक्टेड देम। ठीक है ना, राइट। और आपने उसे बताया ही नहीं है कि भाई हम ये नमकीन नहीं लेने वाले, हमें पसंद नहीं आई, बिना बताया, कुछ बताया भी नहीं है, और रीजनेबल टाइम निकल गया, तो फिर वो नवरात्रों के बाद वो व्रत वाली नमकीन एक्सेप्ट नहीं करेगा। और यही बात हमने सेल और रिटर्न में पढ़ी थी। यानी कि एक बहुत ही खतरनाक बात है ना, पढ़ के तुम्हें मजा ही आ जाएगा। बहुत ही खतरनाक बात देखो, सेक्शन 24 ने जो कहा, ठीक है ना, उस वही सेम बात रिवर्स कर दो सेक्शन को। जो 24 ने कहा वही बात उल्टा कर दिया, तो 42 भी बोल रहा है। तो आगे ना बात, 24 इसको पलट दो, 42 दोनों क्या कहते हैं? दोनों एक ही बात कहते हैं कि भाई गुड्स की एक्सेप्टेंस है ना, या गुड्स को हम कब अपना मान लेंगे। ठीक है, तो 24 42 एक ही बात कहते हैं। देखना दोनों में सेम बात लिखी है, राइट। सर मजा आ गया? तो और देखो इस बहाने सेक्शन भी दोनों याद हो जाएंगे। अगली बात देखो, बहुत ही मजेदार, दिमाग ही नहीं लगाना बिल्कुल। ठीक
ठीक है, क्योंकि सिंपल सी बात है, ड्यूटी एंड लाइबिलिटी ऑफ द बायर, ठीक है ना, ड्यूटी जिम्मेदारी कह दो या लाइबिलिटी कह दो कि भाई उसकी जिम्मेदारी लाइबिलिटी है बायर की क्या, सिंपल सी बात क्या, अगर गुड्स बायर को डिलीवर किया और बायर ने गुड्स लेने से मना कर दिया, ही रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट द गुड्स, क्यों, क्योंकि जो उसने गुड्स भेजे, मान लो सेलर ने जो गुड्स भेजे वो डैमेज थे, बेकार थे, ठीक है ना, जैसा आपने सोचा था वैसा नहीं मिला, ठीक है, आप ये खुद भी करते हो आजकल ऑनलाइन, आपने टी शर्ट मंगा ली, राइट, कहीं ऐसा नहीं करते, टी शर्ट मंगा ली, पहन ली, घूम फिर लिए, फिर उतार के रिफंड रिटर्न डाल दिया, करते नहीं करते रिटर्न, सर ऐसा नहीं करते सर, ठीक है, चलो रिटर्न तो करने का ऑप्शन आता है ना, ठीक है, अब ये बताओ अगर आपको गुड्स एक्सेप्ट नहीं करने, रिटर्न करने हैं, तो पहले ही सोचो, 80-90 साल पहले क्या लिख दिया गया, बायर सेलर को बताए कि उसने गुड्स एक्सेप्ट नहीं करे, यानी कि वो गुड्स क्या कर रहा है, वो गुड्स रिटर्न करेगा। तो हम क्या करते हैं, हम रिटर्न की रिक्वेस्ट डालते हैं आजकल ऑनलाइन भी यही 43 सेक्शन लग रहा है, टी शर्ट मंगाई, मजा नहीं आया, पसंद नहीं आई, फिट नहीं आई, कलर अच्छा नहीं लगा, जो भी आपका है ना कारण है, आपने रिटर्न में डाल दिया, तो रिटर्न में डालोगे तो क्या किया आपने ऑटोमेटिकली इन्फॉर्म कर दिया सेलर को कि भाई सामान वापस है, तो ये आपकी क्या बनती है, आपकी ड्यूटी बनती है, नहीं बनती, और हम ये करते भी हैं। अगली बात देखो क्या लिखी है, वेयर द सेलर इज रेडी एंड विलिंग टू डिलीवर द गुड्स, सेलर क्या है, रेडी है बिल्कुल, ठीक है ना, और गुड्स को डिलीवर भी करना चाहता है, ठीक है, सेलर रेडी है और गुड्स को कह रहा है कि भाई मैं बिल्कुल तैयार है, आप जब बोलोगे तब मैं आपको सामान भिजवा दूंगा, और रिक्वेस्ट द बायर टू टेक द डिलीवरी, और उस रिक्वेस्ट भी कर रहा है भैया, है ना, सामान ले लो यार, ठीक है ना, बट बायर डज नॉट टेक द डिलीवरी ऑफ गुड्स विद इन द रीजनेबल टाइम, आफ्टर सच रिक्वेस्ट बायर वो गुड्स लेने से मना कर रहा है, ठीक है ना, रिक्वेस्ट करने के बाद भी। अब बताओ ये पता कॉन्सेप्ट कहां पढ़ा था हमने, डिले डिलीवरी, याद आ गया, कौन डिले कर रहा है, सेम कॉन्सेप्ट घूम फिर के यहां, कौन डिले कर रहा है, तो हमने वहां पढ़ा था जो भी डिले करेगा उससे लॉस झेलना है, याद आ गई बात, तो वही तो लिखा है। अब रीजनेबल टाइम निकल चुका है और बायर ने सामान नहीं लिया, तो बायर की लाइबिलिटी बनती है कि सेलर के प्रति एनी लॉस कॉस्ट बाय हिज नेग्लिजेंट रिफ्यूजल टू टेक डिलीवरी, एक तो वो लॉस की भरपाई करेगा सेलर को, और साथ के साथ रीजनेबल चार्जेस भी देगा फॉर द केयर एंड कस्टडी ऑफ गुड्स, और साथ के साथ बायर दो चीजें करेगा, रीजनेबल चार्जेस देगा साथ के साथ और लॉस भी झेलेगा। सेक्शन 43 ने क्या बोला, अगर आपने गुड्स रिजेक्ट कर दिए तो रिटर्न की रिक्वेस्ट डालो, बायर को सेलर को इन्फॉर्म करो कि भैया मैंने गुड्स रिजेक्ट कर दिए हैं, और 44 किसके फेवर में, 44 सेलर के फेवर में है, बायर के फेवर में नहीं, ठीक है ना, काफी सेक्शन तो हम बायर के फेवर में पढ़ते हैं, लेकिन ये 44 किसके फेवर में, सेलर के फेवर में है, और सेलर को लॉस की भरपाई भी करवाता है और रीजनेबल चार्जेस, कस्टडी और केयर की भी भरपाई कराता है। क्यों करवा रहा है सेलर को ये भरपाई, क्योंकि किसी गलती है या बायर की गलती है, सेलर के बार बार रिक्वेस्ट करने पर भैया सामान ले जाओ अपना यार, सामान ले जाओ, मेरे गोडाउन में जगह खाली हो जाएगी, इतनी रिक्वेस्ट कर दी, भाई सामान नहीं ले रहा, रीजनेबल टाइम ही निकाल दिया, तो जज साहब ने क्या बोला, रीजनेबल टाइम निकल गया, सेलर को जो नुकसान हुआ है तुम्हारी वजह से सेलर को नुकसान भी भरपाई करो, और वो तुम्हारा सामान अपने गोडाउन में रखे बैठा है, उसकी केयर कर रहा है, ठीक है, उस केयर के चार्जेस भी और कस्टडी चार्जेस भी आपको देने पड़ेंगे, राइट। आई होप बात बहुत मजेदार तरीके से, शानदार तरीके से आप तक पहुंच चुकी होगी। ध्यान से आज के लेक्चर को रिवाइज करेंगे फिर से, सेक्शंस की बिल्कुल बाढ़ से आ गई, बिल्कुल छोटे 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 बहुत सारे सेक्शंस हो गए, राइट, एंड 44 पे हुआ आज का, तो चलिए ढंग से पढ़िए, है ना, आगे बढ़िए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ताकि हम एग्जाम में रैंक लेके आ सकें, नाम रोशन कर सकें। इसी उम्मीद के साथ मैं मिलूंगा आपको एक अगले नए लेक्चर में, एक नई कहानी और एक कुछ नए सेक्शंस के साथ। तब तक दुआओं में याद रखना।